नमस्कार। शुक्र के विचारों का अध्ययन करने के क्रम में अब हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में शुक्र द्वारा प्रतिपादित वित्त और कोष कर व्यवस्था, दंड नीति और न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोष और कर व्यवस्था के संदर्भ में शुक्र ये मानते हैं कि शासन और प्रजा के विविध हितों के संवर्धन के लिए कोष का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। कोष की अनिवार्यता प्रत्येक राज्य के साथ जुड़ी हुई है और ये कोष संचय और उसका संरक्षण ही वो आधार है जिसके माध्यम से लोक कल्याण के दायित्व की पूर्ति राजा करता है। इसी प्रकार शुक्र ये मानते हैं कि भोग विलास के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति और पूर्ति के लिए एकत्रित कोष जो है वो राजा के लिए दुख और संकट का, परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए राजा को सदैव लोक कल्याण और प्रजा के हित का संवर्धन ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर ही कोष संग्रह का प्रयास करना चाहिए। जो राजा प्रजा के संरक्षण और यज्ञ आदि कार्यों के लिए कोष का संग्रह करता है वो विपुल यश और सम्मान का भागीदार बनता है, ऐसा शुक्र ने माना है। इसी प्रकार शुक्र ये कहते हैं कि राजा के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से संग्रहित कोष जो है वो त्याग करने योग्य है, त्याज्य है। यदि राजा नीति के विरुद्ध आचरण करता है, प्रजा का उत्पीड़न करके धन का संग्रह करता है, तो एक दिन इस प्रकार से संग्रहित धन और राज्य जो है वो शत्रुओं के नियंत्रण में चला जाएगा। इस तरह की एक चेतावनी जो है वो शुक्र राजकीय पक्ष को प्रदान करता है। संकट काल में के अलावा देव स्थानों और तीर्थ स्थानों से किसी भी प्रकार का और धार्मिक क्रियाओं से किसी भी प्रकार का कर या कोष जो है वो राजा को संग्रहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मनोबल और बाकी के जो पक्ष हैं उनको सुदृढ़ता मिलती है। इसलिए इन आधारों से राजा को टैक्सेशन या कर संग्रह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। बब्बर शत्रु या बहुत दुर्दांत शत्रु यदि राजा का कोई है तो उसके विनाश के लिए, धन संग्रह के लिए यदि राजा प्रजा से सामान्य कर के अलावा अतिरिक्त कर भी वसूल करता है तो शुक्र के अनुसार उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया ये अतिरिक्त कर संग्रह भी अनुचित नहीं है। लेकिन जैसे ही ये असामान्य परिस्थिति नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, तो ये अतिरिक्त प्रकार का जो कर है उसको भी स्थगित किया जाए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारणों से सामान्य से अधिक कर लेने का समर्थन भी शुक्र ने किया है। राजा का कोष जो है वो सदैव भरा पूरा यानी समृद्ध होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर भूमि, कर, शुल्क आदि को सेना के संरक्षण और सैनिक जो कहना चाहिए क्रियाएं हैं उन पर व्यय के लिए भी राजा को इसका निर्धारण बहुत कहना चाहिए राज्य की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। और शुक्र ने ये भी माना है कि एक वस्तु पर एक ही बार कर लिया जाए, बार बार उस पर कर का निर्धारण और कर की वसूली ना हो। शुल्क लेने या कर लेने के स्थान और जो कर्मचारी हैं वो ज्ञात होने चाहिए, सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि कर देने की प्रक्रिया में और उसे वसूल करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हेरफेर होने की, किसी प्रकार की चोरी होने की या किसी भी प्रकार का गलत प्रावधान जोड़ने की कोई गुंजाइश न हो। विभिन्न प्रकार के करों का वर्गीकरण शुक्र ने किया है। कर जमा कर लेने पर रसीद आदि एक टोकन के रूप में दी जाए, इसका भी, इस प्रावधान का भी शुक्र ने वर्णन किया है। और राजकीय आय के व्यय पर किस तरह से इसका व्यय किया जाए
उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। तो आय कर के रूप में आय की वसूली और साथ ही साथ उसका किस तरह से वितरण किया जाए, इस वितरण राजकीय आय के व्यय की व्यवस्था पर भी शुक्र ने स्पष्ट रूप से अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। जैसे आय का आधा भाग जो है वो कोष में एज सेविंग समृद्धि के रूप में जमा किया जाए, शेष आधा जो है वो सेना पर व्यय किया जाए, अन्य में से वेतन, दान या आयोजन, जन मनोरंजन आदि पर व्यय किया जाए। इस प्रकार का एक स्पष्ट उल्लेख शुक्र नीति सार में दिखाई देता है। तो हम ये मान सकते हैं कि शुक्र ने वित्तीय नीति के जो बहुत बेसिक फंडामेंटल जो उसकी नीतियाँ और नियम हैं, उन सबको ध्यान में रखकर एक बहुत महत्वपूर्ण, व्यवस्थित और आर्थिक दृष्टि से मजबूत राज्य का एक परिदृश्य अपने सिद्धांतों में उसकी कल्पना करके एक बहुत संतुलित प्रकार का स्पष्ट विवेचन आर्थिक और कोश संबंधी विचारों में किया है। इसी प्रकार शुक्र ने राज्य के लिए दंड नीति का निर्धारण, दंड नीति के बारे में भी अपने विचार रखे हैं और उनका ये मानना है कि जो 4 विधाएं हैं, आन्वीक्षिका, त्रयी, वार्ता और दंड, इन सामदान दंड भेद, इनके महत्व को शुक्र ने स्वीकार किया है और ये माना है कि दंड नीति में आवश्यकता अनुसार और अवसर अनुसार इनमें से किसी भी प्रकार के आन्वीक्षिका, त्रयी, वार्ता और दंड, इनमें से किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग राजा करे। राजा इन विधाओं का सदैव अभ्यास करता रहे, इनका आदर करे, ताकि जब भी अवसर आए तो अनुकूल साधन का प्रयोग करने में राजा को किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो। दंड नीति में न्याय और अन्याय को शामिल किया गया है। न्याय को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जितने भी नकारात्मक या बाधक कारक हैं, जिन्हें हम अन्याय कहते हैं, उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें यथासंभव समाप्त करने के लिए दंड नीति का प्रयोग किया जाता है। दुष्टों का दमन करना ही वास्तव में एक प्रकार से दंड है। उनका दमन करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वे प्रक्रियाएं ही वस्तुतः दंड का रूप माना जाता है। अर्थ और अनर्थ में को भी वार्ता में शामिल करके और यथोचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। राजा जो है वो दंड का रूप है और राजा की जो नीति है, राज्य नीति जो है, वो ही दंड नीति के रूप में प्रतिपादित की गई है। दंड नीति के सफल प्रयोग से राजा प्रजा का कल्याण कर सकता है। दंड नीति का सफल और संतुलित प्रयोग, उपयुक्त प्रयोग करके राजा जो है वो प्रजा में लोकप्रियता और सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए दंड नीति का जो प्रयोग है वो राजा को बहुत विचारपूर्ण आधार पर करना चाहिए और इसके लिए शुक्र ने एक पर्याप्त न्यायिक प्रक्रिया और व्यवस्था का वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, जातियों, प्रदेश और श्रेणियों के प्रचलन और राजाओं के जो कानून हैं, जो राजा की आज्ञाओं के जो कानून से संबंधित जो कानून हैं, उनको समझना चाहिए या उनको देख करके ही न्यायिक प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। कानून का न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण पालन होना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया में जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो न्यायिक इकाई को राजा पर ही रखना चाहिए। राजा ही दंड नीति का धारक है, इसलिए जो अंतिम निर्णायक है वो राजा ही होना चाहिए। अपनी प्रजा को अधिक दंड देने से राजा का कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन समाज में और जनता में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक दंड की व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया के साथ जुड़ी होनी चाहिए। दंड के इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में दंड के अनेक प्रकारों का भी उल्लेख शुक्र ने किया है, जैसे फटकारना, बांध देना, नष्ट कर देना, निष्कासन कर देना या दाग लगाना या द्रव्य हरण करना, अंग छेदन, वध आदि। इस प्रकार के जो उपाय हैं दंड के,
उनका न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में वर्णन किया है। लेकिन साथ ही शुक्र ने ये भी माना है कि समस्त उपायों का क्रमिक रूप में प्रयोग करना चाहिए, और अगर दंड में वध या मृत्यु को आवश्यक रूप से निर्धारित करना पड़े तो वध को अंतिम उपाय मानना चाहिए, पहला और प्राथमिक उपाय नहीं। दंड नीति को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया है न्यायिक प्रक्रिया में शुक्र ने, और उनका ये मानना है यदि गुरु भी कार्य अकार्य को भूलकर धर्म मार्ग छोड़ दे तो वो भी राजा द्वारा दंडनीय हो सकता है। एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है किसी भी पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से परे नहीं है। यदि कार्य अकार्य उचित अनुचित को भूलकर गुरु भी कोई गलत कार्य करता है, दंडनीय कार्य करता है, धर्म मार्ग को छोड़कर कर्तव्य विहीन होता है, तो ऐसे गुरु को भी दंडित करने के प्रावधान का वर्णन शुक्र ने शुक्र नीति में किया है। अपराधों का किस प्रकार की प्रवृत्ति सामान्य रूप में होती है, उनके भेदों का वर्णन भी शुक्र ने किया है। जैसे अपराधों का एक बार करना, अपराध का बार बार करना, अभ्यास पूर्वक अपराध करना या स्वभाव से ही अपराध कर लेना, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के, और इसलिए किस प्रकार का अपराध किया गया है उसके अनुपात में उसके अनुसार ही दंड का विधान लागू होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक ढंग से न्यायाधीशों को, न्यायिक इकाई को, राजा को अपराधी के हाव भाव देखकर, उसकी शारीरिक क्रियाएं देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर अपराधी का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अपराध हो चुके हैं या जिनके घटित होने की संभावनाएं होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखकर समुचित दंड विधान का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाना चाहिए। दंड और अपराध में हमेशा आनुपातिक समानता होनी चाहिए। धन का दंड तो इस प्रकार के अपराधों में देना चाहिए जो धन के घमंड में आकर किया गया हो, तो किस प्रवृत्ति से प्रभावित होकर किस प्रकार का गलत कार्य किया गया है उसी के आधार पर दंड के विधान का निर्धारण किया जाए। विवादों की सुनवाई जो है वो एकांत और गोपनीय तरीके से न होकर खुली और सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि ये न्याय की और दंड की ये प्रक्रियाएं प्रजा के लिए एक सबक का कार्य कर सके। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोपों को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, उस पर गंभीर विचार करने के उपरांत ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। न्यायिक क्षेत्र में राजा को निरंकुश नीति का परित्याग करना चाहिए और जो जादूगर, तांत्रिक या इस प्रकार के जो लोग हैं, इनके मुकदमों से संबंधित निर्णय जो है वो राजा को स्वयं नहीं करने चाहिए, बल्कि न्यायिक परिषद या न्यायिक इकाई के द्वारा ही करवाने चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक अहित करने वाले, गलत तरीके से अहित करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसलिए राजा क्योंकि बहुत बहुमूल्य और बहुत महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, तो इस प्रकार के जो विवाद होते हैं इनके निर्णय राजा को न्यायिक इकाई के माध्यम से ही करवाने चाहिए। साथ ही साथ शुक्र ये भी मानते हैं कि एक बार न्याय दे देने के उपरांत उस पर पुनर्विचार की गुंजाइश खत्म कर दी जाए, ये उचित नहीं है। न्याय अंतिम स्तर तक यदि आवश्यक हो तो पुनरावलोकन या पुनर्विचार की परिधि और गुंजाइश उसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पर अन्याय जो है उसकी जीत न हो। इसलिए न्यायिक क्षेत्र में, न्यायिक निर्णयों में पुनर्व्याख्या, पुनर्अवलोकन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो न्याय को अधिक विश्वसनीय और न्याय को अधिक सफल बनाता है। राजा, अधिकारी, सभ्य, स्मृति करने वाले, गणक, लेखक, स्वर्ण, अग्नि, जल, राजपुरुष, ये राजा के निर्णय करने वाले 10 अंग हैं, जो सभा में बैठकर न्याय की प्रक्रिया के आधार पर दोष को ढूंढकर, उसे आइडेंटिफाई करके, उसको स्थापित करके उसके संबंध में
न्यायिक प्रक्रिया को बंद करके निष्कर्ष या निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ये एक इस प्रकार की व्यवस्था है न्याय व्यवस्था, जो बहुत संतुलित तरीके से न्याय की स्थापना और उसकी प्रक्रिया को न्याय की उपलब्धता के रूप में, न्याय के विश्वसनीय होने के रूप में पूरी तरह से मान्यता देती है। इसलिए शुक्र का दर्शन जो है, शुक्र के जो विचार हैं, वो व्यावहारिक रूप में बहुत व्यापक तरीके से, व्यावहारिक रूप में एक ऐसा संतुलित आधार तैयार करते हैं जो राज्य की व्यवस्था को बहुत सुनिश्चित प्रकार से कायम करते हैं और राज्य की व्यवस्था में एक सुदृढ़ता लाने के प्रयास के रूप में पहचाने जाते हैं। धन्यवाद।